उदयपुर से निजामाबाद के रास्ते में एक बहुत पुरानी हवेली आती है। ना जाने कितने साल पुरानी है ये हवेली, लेकिन आज भी किसी नई दुल्हन की तरह दिखती है। लेकिन इस हवेली के पीछे छिपा है एक राज। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि ये हवेली भूतिया है, क्योंकि हर रात उस हवेली से आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। फिर किसी औरत के चीखने की आवाज आती है, कभी औरत के पायल की आवाज आती है, तो कभी ऐसा लगता है कि आधी रात के बाद कोई औरत छत पर घूम रही है, जिसने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठा रखा है। उस औरत के बाल खुले हुए हैं, जो हवा चलने पर उड़ने लगते हैं। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना होता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भी उस हवेली की तरफ गया, वो कभी वापस लौटा ही नहीं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि उस हवेली की तरफ मत जाया करो, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आते। मुखिया जी, मैंने शंभू को बोला था वहाँ नहीं जाने, लेकिन वो तो शहर में रहता है, भूत प्रेतों की बातों को नहीं मानता। हमने उसे रोका तो उसने हमारा मजाक बनाया और हवेली की ओर चला गया। अब मौत को कोई जानबूझकर दावत दे तो फिर क्या कहना। शंभू कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद राघवेंद्र, रजत, दामिनी, ऋचा उदयपुर में छुट्टियां बिताकर वापस अपनी कार से उसी रास्ते से लौट रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। ये चारों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और फिर संयोग ऐसा रहा कि स्कूल की जान पहचान कॉलेज तक आते आते प्यार में बदल गई। फिर राघवेंद्र ने दामिनी से और ऋचा ने रजत से शादी कर ली। जानते हो, मेरे दिमाग में अब तक उदयपुर की वादियाँ ही घूम रही है। तो फिर वापस चले क्या? काश जा पाते, लेकिन हम सब फिर से आएंगे जरूर। क्यों राघवेंद्र? नेकी और पूछ पूछ, दामिनी भी कुछ देर पहले यही कह रही थी। वो ये सब बातें करते हुए जा ही रहे थे कि एक काली बिल्ली ने बिल्कुल उस हवेली के आगे उनका रास्ता काट दिया। गाड़ी स्पीड में थी, इसलिए रजत ने जब गाड़ी रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाया तो सभी को थोड़ा सा झटका सा लगा। अरे क्या हो गया? कोई दिख गया क्या तुम्हें? अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया था यार, इसलिए गाड़ी रोक दी। लो जी, अब तेरी बिल्ली भी चली गई, अब हम लोग भी चले। राघवेंद्र की बात पर सभी हंसने लगे। रजत छींप गया। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो स्टार्ट हुई ही नहीं। यार ये गाड़ी को क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इतनी रात को मैकेनिक कहाँ मिलेगा? यार ये सामने किनकी हवेली दिख रही है? मेरी तो नहीं है। वो तो पता है। चलो ना फिर हम उनसे कोई मदद मांगे, या कम से कम आज रात को यहाँ रुकने का जुगाड़ हो जाए। वे सभी पैदल ही सामने की हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के बड़े से गेट पर पहुंचे, एक वॉचमैन ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने को कहा। वो सभी उस वॉचमैन को घूरते हुए अंदर गए। यार उस वॉचमैन को देखा? उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि ऋचा की चिल्लाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने देखा कि वही वॉचमैन ऋचा के बाल पकड़कर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जा रहा है। ऋचा जोर जोर से चीख रही है, वॉचमैन छोड़ छोड़ मेरी पत्नी को। लेकिन वो वॉचमैन बिना उसकी बात सुने ऋचा को खींचते हुए ले जा रहा था। उसके पीछे पीछे सभी हवेली में दाखिल हुए, लेकिन वो दोनों अंदर जाते ही गायब हो गए। अंदर से वो हवेली बिल्कुल अजीब लग रही थी। हर ओर मकड़ी के जाले ही जाले दिख रहे थे। अंदर आते ही उन्हें किसी औरत के लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगी। आजारी निंदिया निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने निंदिया रानिया जा। आजारी निंदिया निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने निंदिया रानिया जा। उन्हें औरत की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। तभी फिर से ऋचा के चीखने की आवाज आई। सभी इधर उधर देखने लगे, लेकिन ऋचा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तभी रजत की नजर अचानक ऊपर गई। उसने देखा कि ऋचा हवेली के बड़े से झूमर से लटकी हुई है। रजत, मुझे बचा लो रजत, वो मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से निकालो। वो सभी कुछ समझ पाते उसके पहले ही ऋचा का हाथ झूमर से छूट गया। वो नीचे गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा और उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सभी उसके पास दौड़ कर पहुंचे। रजत ऋचा से लिपट कर रोने लगा, लेकिन अचानक ऋचा की बॉडी वहां से गायब हो गई। अरे ऋचा की बॉडी कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी। राघवेंद्र, मुझे इस हवेली में कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी काली साड़ी पहने एक औरत दूसरे कमरे से निकल कर आई। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लाल थी, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था।
उसे देख सभी डर गए। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। तुम लोगों ने मेरी बेटी की नींद खराब कर दी। कितनी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। आप कौन है? हमें जाने दीजिए। फिर से तुम लोग आ गए। सुमेर सिंह ने भेजा है ना तुम्हें? जाकर उसे कह दो ये हवेली मेरी है, मेरी। ये कहकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। उन तीनों को बहुत डर लग रहा था, फिर भी वो उसके पीछे पीछे छत तक गईं। उन्होंने देखा कि छत पर एक छोटा सा पालना है। उसने अपनी बच्ची को उसी में सुला दिया। छुटकी, तू चिंता मत कर, तेरी माँ है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। ये कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे वो तीनों दिखाई दिए। उन्हें देखकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने रजत को उसके बालों से पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। पल में उसका शरीर सजीव से निर्जीव में बदल गया। ये हवेली मेरी है। कितनी बार मना किया तुम लोगों को यहाँ मत आया करो, हमें परेशान मत किया करो, लेकिन तुम लोग खुद ही मरने के लिए आ जाते हो। ये कहकर वो औरत राघवेंद्र और दामिनी की ओर झपटी। वे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन नीचे जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि रजत और ऋचा तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। तुम लोग जिंदा हो, लेकिन तुम तो जिंदा है मतलब? हमें क्या हुआ है? अचानक ऋचा और रजत जोर जोर से रोने लगे। उनकी गर्दन चारों ओर घूमने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे और वो जमीन पर रेंगने लगे। ये सब देखकर दामिनी की चीख निकल गई। राघवेंद्र, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। राघवेंद्र भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो तो भाग ही नहीं पा रहा है। उसे ऐसा लगता है किसी ने उसके पैरों को बांध दिया है। दामिनी, मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। राघवेंद्र की बात सुनकर दामिनी उसके पैरों की ओर देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। जमीन पर रेंगने वाले लाखों कीड़ों ने उसके पैरों को पकड़ रखा है। उसके पैरों से लगातार खून बह रहा है। तभी वो औरत नीचे आती है और जमीन पर पड़े उन खून के बूंदों को चाटने लगती है। मैंने कहा ना, कोई यहाँ से वापस नहीं जा सकता। देखिए मेरे पति को छोड़ दीजिए। उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बिगाड़ा है? तुम लोग सुमेर सिंह के आदमी हो ना, जिसने इस हवेली के लालच में मेरे पति को मार दिया, फिर मुझे और मेरी बेटी को भी जला दिया जब हम सो रहे थे। ये हमारी हवेली है, हमारा घर है ये, यहाँ कोई नहीं आ सकता। देखिए, मैं किसी सुमेर सिंह को नहीं जानती, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उस औरत ने उसकी एक नहीं सुनी और राघवेंद्र का सीना अपने नाखूनों से फाड़ दिया। ये देखकर दामिनी डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो हवेली के बाहर भागने लगी। भागते भागते वो अपनी कार के पास पहुंची, उसका दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। मुझे यहाँ से निकलना होगा, किसी भी तरह निकलना होगा। वो ये बोल ही रही थी कि कार के अंदर रोशनी होती है। वो देखती है कि राघवेंद्र, ऋचा और रजत कार में बैठे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके हो ना? तुम कहाँ चली गई थी दामिनी? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। दामिनी उन्हें घूर कर देख ही रही थी कि वो सब वहां से गायब हो गए। उसकी कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। अरे ये कार कैसे स्टार्ट हो गई? तभी उसे ड्राइविंग सीट पर वही औरत दिखाई देती है। उसकी गर्दन अचानक से पूरी तरह पीछे घूम जाती है। दामिनी कार का दरवाजा खोलकर फिर से भागने लगती है। बहुत देर भागने के बाद वो एक जगह रुक जाती है और हांफते हांफते खुद से कहती है, लगता है मैं उस हवेली से बहुत दूर निकल आई हूँ। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो तो उसी हवेली के अंदर थी। वो औरत उसे भी मार देती है। फिर वो सीढ़ियों से छत की ओर जाती है, अपने बच्चे को गोद में उठाती है और फिर से लोरी गाने लगती है। आजा री निंदिया, निंदिया रानी आजा, छुटकी को सुलाने, निंदिया रानी आजा, आजा रे निंदिया, निंदिया रानी आजा।